हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 4। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आप उन सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप की माप से। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंप की जो घटनाएं होती हैं उनको कैसे मापा जाता है? भूकंप की जितनी स्पीड होती है उसके आधार पर भूकंप के घटनाओं को मापा जाता है, या फिर भूकंप से होने वाले जो नुकसान है वो नुकसान कितनी तेज है उसके आधार पर भूकंप की घटनाओं को मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। जो भूकंप की तीव्रता होती है, भूकंप की कितनी स्पीड है, इसको किससे मापा जाता है? इसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। जो भूकंप की स्पीड है वो किससे जुड़ी हुई है? भूकंप के दौरान जो ऊर्जा फ्री होती है, जो एनर्जी फ्री होती है, वो एनर्जी भूकंप की स्पीड से जुड़ी हुई होती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। यहाँ लिखा है कि जो रिक्टर स्केल है इसके अकॉर्डिंग जो भूकंप की तीव्रता है, जो भूकंप की स्पीड है वो 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता या गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर जाना जाता है। यहाँ लिखा है आघात की तीव्रता या गहनता, यानी कि जो नुकसान की स्पीड है, जो गहनता है, जितनी तेजी से आघात होता है, जितनी तेजी से चोट किया जाता है, जितनी तेजी से नुकसान होता है और जितनी तेजी से वो नुकसान होता है, उसको इटली के भूकंप वैज्ञानिक, यानी इटली के एक भूकंप वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मरकैली, उनके नाम पर जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि, यानी कि वो हानि जिसे देखा जा सके, ऐसी हानि के जरिए ही इसे निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। और इसकी गहनता कितनी होती है? इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है, यानी नुकसान की स्पीड, नुकसान की गहनता की जो गहनता होती है 1 से 12 तक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं, भूकंप की वजह से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानि होती है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचर की तरफ से होने वाला नुकसान है। भूकंप आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं। भूकंप से जो नुकसान होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्या है? भूमि का हिलना, यानी कि भूकंप आने से भूमि हिलती है। धरातलीय विसंगति, यानी कि जो ज़मीन होती है वो असमान हो जाती है। भूस्खलन या पंखस्खलन, यानी कि ज़मीन का खिसकना। मृदा द्रवण, यानी कि जो मिट्टी है वो उसका बह जाना। धरातल का एक तरफ झुकना, भूकंप आने से जो ज़मीन है एक तरफ झुक जाती है। हिमस्खलन, भूकंप आने से जो बर्फ़ है वो कट कर आगे बह जाती है, या फिर वो एक जगह से कट कर दूसरी जगह चली जाती है या फिर खिसक जाती है। धरातलीय विस्थापन, या फिर जो ज़मीन है उसका विस्थापन हो जाता है, ज़मीन एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आती है। भूकंप की वजह से आग लग जाती है। भूकंप की वजह से इमारतों का टूटना होता है या फिर ढांचों का ध्वस्त होना होता है। भूकंप की वजह से वस्तुओं का गिरना होता है और भूकंप की वजह से सुनामी भी आती है। आगे लिखा है सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। यहाँ लिखा है कि जो सुनामी है वो सुनामी का प्रभाव कब पड़ेगा? जब भूकंप का अधिकेंद्र, यानी कि जिस जगह भूकंप जो भूकंप का जो मेन केंद्र होता है उस जगह से जब ऊर्जा धरातल पर आती है, जिस जगह आती है वो अधिकेंद्र होता है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो, समुद्र में हो और भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो, तब सुनामी का प्रभाव पड़ेगा।
सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। सुनामी क्या है? सुनामी खुद में भूकंप नहीं होती, ये हकीकत में लहरें होती हैं जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वो किसकी वजह से उठती हैं? वो भूकंपी तरंगों की वजह से उत्पन्न होती है, भूकंपी तरंगों की वजह से उठती है। हालांकि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, हालांकि जो वाइब्रेशन का काम है वो कुछ ही सेकंड तक रहता है। फिर भी अगर भूकंप की स्पीड रिक्टर स्केल पर 5 से ज़्यादा होती है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। जो भूकंप का केंद्र होता है, जब ज़मीन के अंदर भूकंप का जो केंद्र होता है वहाँ से ऊर्जा धरातल पर आती है। सबसे पहले जहाँ धरातल पर आती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र जब जो समुद्र होता है जब उसमें होता है तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। और अगर भूकंप की जो स्पीड है रिक्टर स्केल पर 5 से ज़्यादा होती है तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ये नेचर की तरफ से होती है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। यह लिखा है कि जो तेज भूकंप के झटके होते हैं उनसे जन व धन की ज़्यादा हानि होती है, लोगों की और धन की ज़्यादा हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी भागों में तेज ही भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के भागों में हमेशा तेज ही भूकंप आते हैं। केवल वही क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं उन्हें भ्रंश कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जो सिर्फ भ्रंश के नज़दीक होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं, यानी कि केवल वही क्षेत्र जो दरारों के नज़दीक होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 या 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक स्पीड वाले भूकंप के आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम ऐसा होता है जो 8 से ज़्यादा स्पीड वाले भूकंप आते हैं, और ये अगर आते भी हैं तो 1 या 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि जो हल्के भूकंप होते हैं लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? भूपर्पटी, दूसरा क्या है? मेंटल, और तीसरा क्या है? क्रोड। सबसे पहले पढ़ेंगे भूपर्पटी के बारे में। यहाँ लिखा है यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भंगुर मीन्स टूट फूट कर नष्ट होने वाला। यह लिखा है कि जो भूपर्पटी होती है वो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग होती है। ये टूट फूट कर नष्ट होने वाली प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है, यानी कि जो भूपर्पटी की मोटाई होती है, जो अर्थ के ऊपर का जो सरफेस होता है उसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों यानी कि जो स्थल है उसके नीचे और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, यानी कि जो महासागर होते हैं, महासागर की जो तल होती है, इस तल के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई है वो कम होगी। किसके कंपैरिजन में कम होगी? जो महाद्वीप होते हैं, जो स्थल होते हैं, उसके मुकाबले में भूपर्पटी की मोटाई कम होगी। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। यानी कि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कितनी है? भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है, यानी कि ऐसे पर्वतीय श्रृंखला ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्वतीय श्रृंखला है, ऐसे पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में जो भूपर्पटी की मोटाई है वो और भी ज़्यादा होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है।
हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है उसके नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? लगभग 70 किलोमीटर तक है। यानी कि महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 30 किलोमीटर तक है। पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी ज़्यादा है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई होती है वो लगभग 70 किलोमीटर तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का जो सरफेस है उसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। भूपर्पटी के नीचे का जो भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है। यह मोहो अशांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मोह अशांतत्य क्या होता है? मोह अशांतत्य मीन्स पृथ्वी की पर्पटी और मेंटल के बीच की जो सीमा होती है उसे मोह अशांतत्य कहा जाता है। ये जो मेंटल होती है वो मोह अशांतत्य से शुरू होती है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जो मेंटल का जो ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें एस्थेनो का मतलब होता है दुर्बलता यानी कि कमज़ोरी। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है और ये जो एस्थेनो है यानी कि जो दुर्बलता मंडल है वो 400 किलोमीटर तक इसे आंका गया है। इसका विस्तार कितना है? 400 किलोमीटर तक इसे आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा ज़मीन के अंदर से धरातल पर पहुंचता है यानी ज़मीन के ऊपर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत कौन है? उसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। जो भूपर्पटी है और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो एक साथ मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। ये ठोस अवस्था में है। यहाँ लिखा है कि जो दुर्बलता मंडल के निचला भाग है, निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और ये ठोस अवस्था में है। यानी कि जो निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोड के बारे में। भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। जो भूकंपीय तरंग होते हैं उनके वेग ने, उनकी स्पीड ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्योंकि पृथ्वी के क्रोड तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ लिखा है भूकंपीय तरंग के स्पीड ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यहाँ लिखा है क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यहाँ लिखा है क्रोड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिखा है क्रोड भारी पदार्थों जैसे निकेल और लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्रोड को नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नीफे कैसे पड़ा? निकेल से Na लिया गया है और लोहे से Fe लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।